तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को परिचय मिल चुका है, आदरणीय सुशील मोदी जी का हमारे साथ हैं और उनसे बहुत सारी चर्चाएं आज के इस पॉडकास्ट में हम करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सुशील मोदी जी, आपका स्वागत है, बताएं बहुत अपने बहुत बारे में धन्यवाद। आज हमारे दर्शकों को। तो प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में बुलाने के लिए। मैं मध्य प्रदेश संस्कारधानी जबलपुर का निवासी हूँ। इसी ज़मीन में पला बड़ा हूँ और जैसा कि आपने परिचय में भी बताया कि जो हमारी नगरी है ये कहीं ना कहीं प्रतिभाओं की नगरी है जी। और वही चीज़ हमको भी इस संस्कारधानी से मिली है। माँ नर्मदा की असीम कृपा रही है। वर्तमान में मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ मंथन विद मोदी नाम से, जिसपे 1,05,000 से अधिक सब्सक्राइबर है और फिनटेक इंडस्ट्रीज में मैं काम करता हूँ, वो मेरा मुख्य व्यवसाय है। जी। साथ ही मैं शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता निर्देशक हूँ, एडिटिंग का भी मैं काम करता हूँ और मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकौशल क्षेत्र में फिल्मों का जो निर्माण हो सकता है, उनकी जो संभावना है, उस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। इसी के संदर्भ में महाकौशल फिल्म डेवलपमेंट एक सोसाइटी है, उसका मैं सदस्य हूँ। जी। ये जो सोसाइटी है ये मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत फिल्म निर्माण के लिए विशेष रूप से यहाँ के कलाकारों को, यहाँ की प्रतिभाओं को मौका देने के लिए काम करती है। और जो हमारा महाकौशल क्षेत्र है जिसमें कि हम जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, रीवा, ये पूरा महाकौशल का क्षेत्र आता है। तो प्राकृतिक रूप से ये बहुत ज़्यादा संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पर आपको जंगल अच्छे मिल जाएंगे, पहाड़ अच्छे मिल जाएंगे, नदियाँ मिल जाती हैं, कलाकार तो हैं यहाँ पर। तो फिल्मों के लिए बहुत अनुकूल वातावरण यहाँ पर है। तो इसी क्षेत्र पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को भी मुंबई, दिल्ली या दूसरी इंडस्ट्रीज में ना जाना पड़े, उनको लोकल स्तर पर सम्मानजनक कार्य भी मिले, अवसर मिले। इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। जी। तो इसकी शुरुआत आपकी कैसे हुई, कुछ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस फील्ड में आए, क्या आपको इससे प्रेरणा मिलती है और किस तरह से, मतलब लगभग कितना वर्ष हो गया है आपको इस कार्य में? अगर आने की हम बात करें तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो फिल्में नहीं देखता होगा और फिल्मों के प्रति उसका आकर्षण नहीं होगा। जी। लेकिन सामान्यतः जब कोई व्यक्ति फिल्म देखता है तो वो हीरो या हीरोइन बनने की कामना रखता है। जी। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग था। मुझे बचपन से कैमरे का शौक था, डायरेक्टर बनने का एक शौक था और मैं ये देखता था कि कोई जब मैं डायरेक्टर का नाम देखता रहा, खासतौर से मैं मणिरत्नम जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो मैं उनकी फिल्में देखता था कि वो किसी विषय की अभिव्यक्ति को किस तरह से फिल्मांकित करते थे। उसके लिए मैंने वीडियो प्रोडक्शन का कोर्स भी किया था। 2001 के आसपास की बात है, लेकिन आज से लगभग ये 24 साल पुरानी बात है। उस समय तक जबलपुर में इतने ज़्यादा अवसर नहीं थे। ना फिल्में यहाँ पर बन रही थी और ना इतनी टेक्नोलॉजी थी। जैसे आजकल तो यूट्यूब है, मोबाइल से कैमरे से रिकॉर्ड होकर फिल्में बनने लगी हैं। उस समय इतने अवसर नहीं थे तो मुझे वो अवसर नहीं मिल पाया। बाद में जब मैं महाकौशल फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी से जुड़ा और वहाँ पर हमको पता लगा कि शॉर्ट फिल्म वगैरह बना के भी आप अपने कला को निखार सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं। तो वहाँ से हमको एक अवसर मिला एज अ प्रोफेशनली काम करने का। शौक तो बचपन से था। जी। तो महाकौशल फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी ने मुझे एक मंच प्रदान किया और यूट्यूब का ऐसा रहा कि जब यूट्यूब पर 2017-18 की बात है, उसी समय जियो वगैरह आपने देखा होगा आया, लोगों के पास डेटा की उपलब्धता आसानी से हो गई, लेकिन जानकारियों का अभाव था। उस समय तक मैं देखता हूँ कि हिंदी में बहुत कम यूट्यूब चैनल बनते थे, पहले अंग्रेजी वाले ही चैनल ज़्यादा हुआ करते थे। तो मैं चूँकि बैंकिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने बैंकिंग से ही संबंधित यूट्यूब पर अपने चैनल पर जो कंटेंट है वो देना चालू किया और वहाँ से हमारा यूट्यूब का भी कैरियर बना और उसी के साथ साथ हमारा ये फिल्मों का भी कैरियर स्टार्ट हो गया। तो ऐसी कोई शॉर्ट फिल्म या कोई भी ऐसी फिल्म जो आपने बनाई हो और लोगों तक पहुंची हो? जी, मैंने 2 फिल्में बनाई हैं और ये दोनों जो फिल्में थी ये वन डे चैलेंज के अंतर्गत बनी थी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब हम लोग फिल्म निर्माण का काम करते हैं तो फिल्म बनाना एक बहुत महंगा काम होता है और एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब हम लोग फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आते हैं और उसको प्रोत्साहन देने के रूप में आते हैं तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस रखे जाते हैं। तो इसमें एक चैलेंज होता है वन डे फिल्म मेकिंग, कि आप किसी विषय पर एक दिन के अंदर कम साधन संसाधन में कैसे फिल्मों को बना सकते हैं। तो मेरी जो उसमें विधा थी वो था मोबाइल फिल्म मेकिंग। तो मैंने 2 फिल्मों का निर्माण किया था, शॉर्ट फिल्मों का, जिसमें एक थी प्लास्टिक नाम की फिल्म, जिसमें कि हमने जो आजकल वर्तमान समय में प्लास्टिक का
प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। चारों ओर आप देखेंगे प्लास्टिक के पहाड़ बनते जा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक फिल्म का निर्माण किया था। दूसरा, आजकल बच्चों में आप देखेंगे पेशेंस खत्म होता जा रहा है, अधीरता उनमें बढ़ती जा रही है, तो उसको लेके भी हमने एक फिल्म बनाई थी। ये दोनों फिल्में, एक अधीर नाम की थी और एक प्लास्टिक नाम की थी, ये एक दिन के अंदर निर्माण की थी और मोबाइल फिल्म मेकिंग के ये अंतर्गत आती हैं। इसमें जो प्लास्टिक वाली जो मूवी थी उसमें एक और विधा थी कि उसमें कोई संवाद नहीं था जी। हमको बिना संवाद के अपने विषय को व्यक्त करना था। तो ये 2 फिल्में हैं, यूट्यूब पर भी डली हुई हैं। दूसरा, महाकौशल फिल्म फेस्टिवल जो दिसंबर में हुआ था उसमें भी ये प्रदर्शित की गई थी और अभी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक फिल्म फेस्टिवल आयोजन हो रहा है, उधर पर भी हम लोग ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। राजनीतिक कुछ कारणों से वहाँ पर डेट आगे बढ़ी हुई है, जल्दी उम्मीद है कि वो डेट आ जाएगी तो वहाँ भी उसका प्रचारण होगा और यूट्यूब पर ये डली हुई है, वहाँ से हमारे दर्शक इसको चाहें तो देख सकते हैं। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो युवा इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं जी, तो वो यदि आपसे संपर्क करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? कहाँ ये आपका कार्यालय है और किस तरह से ये एक्टिविटीज होती हैं, लोग आपसे जुड़ पाएं, इसके लिए थोड़ा सा। मुझसे जुड़ने से बेटर ये होगा कि मैं चाहूँगा कि जो हमारी महाकौशल फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी है जी। वो इससे जुड़े। जी। यहाँ पर हम लोग जो भी कलाकार हैं, खासतौर से महाकौशल क्षेत्र के, लेकिन हम लोग मध्य प्रदेश को पूरा कवर कर रहे हैं और इसमें एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं जिसमें कि हम कलाकारों की पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, उनको एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारे पास भी जानकारी रहे कि किस विधा में कितने लोग हमारे क्षेत्र से काम कर रहे हैं। जैसे कोई एक्टर हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, तो इनका हम पूरा एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। साथ ही पिछले महीने कलेक्टर महोदय से भी हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने यहाँ पर फिल्म एसोसिएशन बनाने के लिए हम लोगों को कहा है ताकि आधिकारिक रूप से हम लोग काम कर सकें, लोगों को आईडी कार्ड दे सकें। उनका मेहनताना कम से कम कितना होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि बाहर से लोग आए, आपकी प्रतिभा का प्रयोग करें, आपसे काम लें और आपको उतना मूल्य ना दें, पैसा ना दें, तो वो एसोसिएशन भी हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में यदि कोई जुड़ना चाहता है तो महाकौशल फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत वो जुड़ सकता है। निजी रूप से मेरा जो ऑफिस है वो विजयनगर माना चौक लमती पर है, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट वगैरह भी कुछ इसकी उपलब्ध होगी? हाँ, मोदी हमारा जो इंडिविजुअल है वो moodiinfotech.in नाम से हमारी वेबसाइट है, उस पर फिल्म निर्माण से संबंधित और खासतौर से जब जबलपुर क्षेत्र में कोई फिल्म की शूटिंग होती है तो उसका पूरा विवरण हम लोग वहाँ पर डालते हैं। अभी हाल में ही श्री राजशेखर जी हैं, हैदराबाद के प्रोड्यूसर हैं, उनकी एक फिल्म की शूटिंग जबलपुर में ही हुई, तो उनका भी हम लोग ने पूरा वहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। तो जितना भी काम फिल्मों का मध्य प्रदेश के अंतर्गत, महाकौशल के अंतर्गत जबलपुर में हो रहा है वो हम लोग सब वहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो ये तो थी फिल्मों की बातें। जैसा कि आपने बताया कि भारतीय ज्योतिष एवं लाल किताब विशेषज्ञ भी हैं आप जी, तो इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, ज्योतिष का एक ऐसा विषय रहा है कि आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी नहीं होगा हमारे भारतीय परंपरा में जो ज्योतिष को ना माने। बच्चे के जन्म से लेके यदि हम देखेंगे कि जब मृत्यु हो जाती है और उस समय अंतिम संस्कार भी किया जाता है तो हम उस समय भी पंचांग देख लेते हैं कि कहीं पंचक तो नहीं लगी हुई है। तो ज्योतिष का अपना एक महत्व है। आप भले ही बहुत सारे लोग उसको विश्वास अंधविश्वास दोनों दृष्टि से देखते हैं। मेरी जो पकड़ है या मेरा जो अध्ययन है वो खासतौर से भारतीय ज्योतिष पर है और लाल किताब के अंतर्गत है। लेकिन सामान्य ज्योतिष की तुलना में हमारा जो उपचार की विधा है वो थोड़ा सा अलग है। आप अगर महसूस करेंगे कि सामान्य परिवेश में जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिष के पास जाता है तो उनको या तो जाप के बारे में बताया जाएगा या फिर कुछ रत्नों के बारे में बताया जाएगा जो कि बहुत महंगे होते हैं, और इसी के आड़ में कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे ज्योतिषी के द्वारा ठग लिया गया या ज़्यादा चार्ज दे दिया गया। लेकिन हमारी जो विधा है कि जब जो ग्रह हैं वो आप अपने काम से, आप अपने आचार विचार से ही खराब करते हैं या अच्छा करते हैं। तो यदि आपको अपना कुंडली के अनुरूप किसी ग्रह को अच्छा करना है तो आपको उस ग्रह से संबंधित अपना आचार विचार और खान पान बदलना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण की बात करते हैं कि अक्सर लोग शनि से डरते हैं, बोले शनि की 7.5 चल रही है तो आप शनि मंदिर जाइए, दान करिए, 19,000 जाप कराइए। लेकिन मान लीजिए आप ये करते भी हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि जाप से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। लेकिन मान लीजिए आप ये भी कर रहे हैं लेकिन साथ ही आप नॉनवेज का सेवन करेंगे तो वहां पर फिर वो ग्रह आपको फल नहीं देगा। कि ठीक वैसे ही हुआ कि किसी व्यक्ति को शुगर है
वो मीठा खाना भी बंद नहीं कर रहा है और चला फिरी भी नहीं करना चाह रहा है और दवाई भी खा रहा है, तो फिर उसको लाभ नहीं होगा। जी। तो आपको अगर शुगर है तो आपको उसी के हिसाब से अपनी दिनचर्या को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो वैसे ही ग्रहों के साथ भी होता है कि यदि कोई ग्रह आपका खराब है जी। तो आपको उसके अनुरूप अपना आचार विचार और खान पान रखना पड़ेगा। खान पान से मतलब यहाँ पर ये है, उदाहरण के लिए जब मंगल किसी का खराब होता है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई आप तेल वाला चीज़ें, ज़्यादा तीखी चीज़ें आप खाना बंद कर दीजिए, उससे आपका मंगल कंट्रोल हो जाएगा। जी। आपको अपने भाइयों से बना के रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने मंगल खराब है, मूंगा मान लीजिए पहन रहे हैं या हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं लेकिन आप अपने भाई को सम्मान नहीं दे रहे, तो फिर वो आपका प्लेनेट ठीक नहीं होगा। जी। और अगर जो लोग ज्योतिष के रूप में अध्ययन कराना चाहते हैं कुंडली का, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का बाल अवस्था से कराइए। जब बच्चा ने जन्म लिया या बच्चा छोटा है तो आप उसकी हैबिट को बदल सकते हो। जी। अभी क्या होता है, हम ज्योतिष के पास कब जाते हैं, जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। उस समय हम उस व्यक्ति का, उस बच्चे का रहन सहन नहीं बदल सकते, उसके खाने की हैबिट नहीं बदल सकते। तो ये उपचार थोड़े से टफ हो जाते हैं किसी जी। चीज़ को सुधारना। तो ये तो थी ज्योतिष की बातें, जिस तरह से आपने जानकारी दी। इसमें एक बात और आपने बताई है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जी, होल्डर, जी। तो ये बताएं थोड़ा सा क्या? चूँकि मेरा काम करने का जो कार्य क्षेत्र है वो मुख्य रूप से बैंकिंग के संबंध में है जी। और मैंने एमबीए भी किया हुआ है, तो हमारा फाइनेंस में एक पकड़ है, मैं ये कह सकता हूँ। जी। तो बचत के उद्देश्य से हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कई लोग एलआईसी लेते हैं, कुछ लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह में सेविंग करते हैं, कुछ लोग एसआईपी करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। तो सबके अपने अपने रिस्क भी है और प्रॉफिट भी है। तो मुझे एक सेफ साइट लगा कि मैं पोस्ट ऑफिस में एनएससी होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जी। इसमें इन्वेस्टमेंट करूं। लगभग एफडी जैसा ही कॉन्सेप्ट होता है कि 5 साल के लिए आपकी राशि फिक्स हो जाती है और उसके बाद 5 साल पूरे होने पर आपको बढ़ी हुई रकम ब्याज के साथ मिलती है। तो 2019 से मैं लगातार इसमें हर महीने जी। अपने और अपनी वाइफ के नाम से 5,000 का मैं अपने नाम से, 5,000 का मैं अपनी वाइफ के नाम से, टोटल 10,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट हर महीने कर रहा था। जी। और इसको लगातार 2019 से लेके 2024 तक मैंने 5 साल पूरा इसको किया। जी। तो सबसे ज्यादा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ओपन करने का पोस्ट ऑफिस में ये हमारा कीर्तिमान है। अपने क्या लिम्का बुक होती है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है, गिनीज बुक भी आपने नाम सुना होगा। तो हमने अपना जो दावा था वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दिया था, वहाँ पर जाके ये हमारा अप्रूवल हुआ और हमको पिछले साल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से इसके लिए सम्मानित और अपनी बुक में स्थान दिया गया। जी। और ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताऊंगा कि जैसे मैंने बताया कि 2019 से लेकर 24 तक मैंने लगातार हर महीने 10-10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब 2024 में क्या हुआ कि वो 5 साल कंप्लीट हुए, मतलब जो 2019 में मैंने खोला होगा वो दिसंबर 24 में वो पूरा मैच्योर हुआ। जी। तो अब क्या होगा कि जैसे मैंने 5 साल तक लगातार जमा किए थे, अब अगले 5 साल तक हमको मैच्योरिटी हर महीने मिलती जाएगी। जी। अब मैं इसको अगेन फिर क्या कर रहा हूँ, जो मैच्योरिटी आ रही है उसको फिर अगले 5 साल के लिए बढ़ाता जा रहा हूँ। जी। तो फ्यूचर में ये रहेगा कि हमको एक अच्छा खासा सम्मानजनक राशि मिलेगी। और सोचना ये था कि देखिए, चूंकि व्यापार है, व्यापार में कभी ना कभी अप डाउन होते हैं, तो ये हमको मंथली एक इनकम रहेगी। अगर हमारा व्यापार में कहीं डाउन होता भी है तो हमको ये मालूम है कि पोस्ट ऑफिस से हमारा इतना हर महीने आ जाएगा। जी। और इससे हमने जो प्लानिंग की है वो बच्चों की हाई एजुकेशन के लिए किया है, जी। क्योंकि आप समझते हैं कि आज की डेट में शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। जी। तो बच्चों को जो पढ़ाने के लिए हमको खासतौर से 12th या उसके बाद लगेगा, वो पूर्ति मैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कर लूंगा। यही सोच के मैंने उसमें निवेश किया था और वो निवेश करने के कारण हमारे एक रिकॉर्ड बन गया जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग फील्ड से भी आप जुड़े हुए हैं और सभी तरह की जानकारी भी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और आगे भी हम चाहेंगे कि आपकी जो उपलब्धियां हैं और भी चीज़ें हैं हमारे पास आप शेयर करेंगे, समय समय पर आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचेंगे और वो तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाएंगे जो दर्शकों के काम की भी होंगी। क्योंकि जिस तरह से आज के समय में एक सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो सुशील मोदी जी उस तरह की जानकारियां भी पहुंचाएंगे। आपका एक यूट्यूब चैनल भी चलता है और उसमें किस तरह का कंटेंट आप डालते हैं? सबसे पहले तो उस चैनल का नाम बताइए। जो चैनल का नाम है वो है मंथन विद मोदी। जी।
एक्चुअली जैसा मेरा सरनेम है मोदी, सुशील मोदी नाम है जी। पूरा। तो मेरे जो भी पहले फर्म हुआ करती थी वो सब मोदी इन्फोटेक इस टाइप के नाम के थे, तो मुझे मोदी वर्ड यूज़ करना था। जी। और मंथन वर्ड मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि जब कुछ बैंक की पॉलिसी आती हैं या गवर्नमेंट स्कीम वगैरह आती हैं, तो उसका हमको जो हमारे दर्शक हैं जी। उनको सार बताना रहता है। जी। तो इसलिए हमने उसमें एक मंथन वर्ड रखा कि मंथन करके हम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज वहां पर हम बताएंगे। तो इस कारण से मैंने वो नाम रखा मंथन विद मोदी। जी। और इसमें नॉर्मली हम बैंकिंग और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए अभी हम बात करें कि एक फास्टैग को लेके आया है कि 3,000 रुपए में आप साल भर चला सकते जी। हैं, तो वो 3,000 रुपए का पूरा हमको डिस्क्राइब करना कि क्या उसका हमको बेनिफिट है, क्या उसका ड्रॉबैक भी हो सकता है। जी। तो जो प्लस माइनस दोनों मिल रहा है, जैसे जब हमारे यहाँ समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत भी निकला था, विष भी निकला जी। था। तो वही चीज हमारा कॉन्सेप्ट हमारे चैनल पे भी होता है कि किसी भी योजना के बारे में क्या प्लस है क्या माइनस है वो हम वहाँ पर बताएं। तो वो मंथन विद मोदी चैनल में हम जी। बतलाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी सुशील जी के चैनल से ज़रूर जुड़ें और वो तमाम जानकारियों के माध्यम से भी अपने जीवन में प्रोग्रेस करें, जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। सुशील मोदी जी हमारे साथ रहे हैं। मोदी जी से हम आज्ञा चाहेंगे और जैसा कि उन्हें शुभकामनाएं भी देंगे कि जिस तरह से वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और शहर को लेकर भी काफ़ी गंभीर है, फिल्म निर्माण को लेकर भी काफ़ी गंभीर है, तो लगातार ये सिलसिला उनका जारी रहे और शहर भी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके साथ ही फिलहाल अभी तक हम आपसे इतनी ही जानकारी शेयर कर पाएंगे उनके माध्यम से। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।